Good morning, students. So let's start our lecture. From today we will start with Unit 1, right? मतलब Unit 1 के अंदर जितने भी हमारे topics बाकी है वो अब हम cover करेंगे. Because from Unit 1 we have already covered the topics that were related to ASP.NET. Again I repeat, Unit 1 में से ऐसे topics के जो particularly ASP.NET के related थे वो हमने cover कर दिए हैं. Now the topics that are related to .NET, again I repeat, the topics that are related to .NET, right? वो अब हमें cover करने हैं. Okay. So unit number 1 of your syllabus is Introduction to ASP.NET, right? जिसके अंदर हमने what is ASP.NET, what is event driven programming, right? Object oriented concepts, वो सारे topics हमने already देख लिए. Yeah, along with that compile code, that is code behind and inline code, right? वो सारे topics हमने already cover कर लिए हैं. Now we will start with the topic that are specifically related to .NET, right? So it is topic number 1.2, the .NET framework. Again I repeat, it is topic number 1.2, that is .NET framework, right? Okay. Now what is .NET framework? उसके अंदर कितने blocks है वो हमने already VB.NET के अंदर देखे हैं. But still, as it is in your in the syllabus of ASP.NET, obviously we will cover it again, right? And so that आपका revision भी हो जाए, right? All right. So the topic is 1.2, that is .NET framework. First of all, what is framework? अगर हम framework की बात करें, then we can say that it is a set of common prefabricated software building blocks कि जिसका use programmer कर सकते हैं ताकि वो जो भी solutions develop करने हैं, फिर वो कोई भी type की application हो, right? जो भी solutions develop करने हैं, वो बहुत ही easy manner में कर सके, right? So in general अगर हम framework की बात करें, then we can say that framework is a set of common prefabricated software building blocks कि जिसके अंदर बहुत सारी चीज रेडीमेड अवेलेबल होती है, राइट? क्लासेस है तो उसके अंदर मेथड्स है, प्रॉपर्टीज है, राइट? एंड वो सारी चीज यूज करके हम बहुत ही इजी मैनर में जो भी एप्लीकेशंस डेवलप करनी है वो हम डेवलप कर सकते हैं, राइट? ओके. Now, if we talk about .NET framework, अभी जो मैंने आपको definition बताई, that was related to the generalized term that is framework, right? But अगर हम .NET framework की बात करें, then we can say it is a managed, type-safe environment for building, developing, deploying, and obviously executing Windows, web, and web service applications. इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं दैट इट प्रोवाइड्स द एनवायरनमेंट कि जिसका यूज करके हम कोई भी टाइप की एप्लीकेशन को बना सके, राइट? वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक बार डेवलप हो जाए तो उसके बाद हम उसे डिप्लॉय कर सके एंड अलोंग विद दैट अगर एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े देन इट विल आल्सो प्रोवाइड अस रन टाइम एनवायरनमेंट कि जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, राइट? और कौन सी टाइप्स ऑफ मींस विच आर द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन की जो हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके डेवलप कर सकते हैं? दैट इज ऑब्वियसली विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन जो हमने ऑलरेडी VB.NET के अंदर देखी, वेब एप्लीकेशन दैट इज जो अभी हम ASP.NET का यूज करके डेवलप कर रहे हैं, एंड वेब सर्विस एप्लीकेशन, राइट? These are the different types of applications के जो हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके डेवलप कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट? ओके. नाउ अगर हम .NET फ्रेमवर्क की बात करें तो व्हाट इज पॉसिबल विथ .NET फ्रेमवर्क, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि .NET फ्रेमवर्क कौन सी चीज बहुत ही आसानी से मैनेज करने के लिए हमें ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है. सो द थिंग इज दैट .NET फ्रेमवर्क वो सारी चीज मैनेज करता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को मैनेज करता है कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने में हमें जरूरी होते हैं. अगेन आई रिपीट, .NET फ्रेमवर्क वो सारे एस्पेक्ट्स को बहुत ही आसानी से मैनेज करने के लिए हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है कि जिसका यूज हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के रिलेटेड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए कौन सी चीज जरूरी है? ऑब्वियसली मेमोरी. सो मेमोरी को हमें एलोकेट करना पड़ेगा, डी एलोकेट करना पड़ेगा, राइट? मेमोरी क्यों चाहिए? ऑब्वियसली टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, राइट? उसके बाद हमें एप्लीकेशन के रिलेटेड अगर कोई
परमिशन को ग्रांट करने की जरूरत है, डिनाई करने की जरूरत है, राइट, दैट इज ग्रांट करने की जरूरत है, रिवॉक करने की जरूरत है, देन दैट इज ऑल्सो पॉसिबल विद इन .NET फ्रेमवर्क, राइट। आफ्टर दैट अगर रीएलोकेशन ऑफ मेमोरी की जरूरत है, प्रोग्राम मोर प्रिसाइज एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, राइट, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की जरूरत है या फिर रिसोर्सेज को डी एलोकेट करने की जरूरत है जब वो यूज में नहीं है, राइट। सो दीज आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, राइट, कि जो हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त यूजफुल होते हैं, एंड ये सारी चीज .NET फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ही आसानी से मैनेज होती है। इट इज मैनेज इन वेरी इजी मैनर, राइट। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग .NET फ्रेमवर्क। और हमने बहुत सारी चीज देखी भी है, राइट। अब तक हमने बोथ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, और मोर प्रिसाइज हम ऐसा कह सकते हैं ऑल द 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हमने डेवलप भी की है, एग्जीक्यूट भी की है विद इन द .NET फ्रेमवर्क। विंडोज एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके एग्जीक्यूट की, वेब एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके एग्जीक्यूट की, एंड अलॉन्ग विद दैट we have also developed and executed web service application, right। और वो सारे एप्लीकेशंस के अंदर ये जो भी एस्पेक्ट्स की जरूरत है वो सारे एस्पेक्ट्स .NET फ्रेमवर्क के अंदर बहुत ही इजी मैनर में मैनेज होते हैं, राइट। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ .NET फ्रेमवर्क, राइट, मतलब .NET फ्रेमवर्क कौन से ब्लॉक से बना है, देन द फर्स्ट थिंग, अगर हम बॉटम टू टॉप जाए, राइट, अगर हम ब्लॉक्स का सीक्वेंस बॉटम टू टॉप देखें, देन द फर्स्ट ब्लॉक विच इज कंसिडर्ड विद इन .NET फ्रेमवर्क इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन आई रिपीट, द फर्स्ट ब्लॉक के जो हमें .NET फ्रेमवर्क के अंदर कंसिडर करना है, एंड दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। Okay, why operating system is considered as a one block within .NET framework? Because हमें पता है कि अगर हम कोई भी एप्लीकेशन की बात करें, दो वी आर डेवलपिंग दैट एप्लीकेशन विद इन .NET फ्रेमवर्क, राइट, लेकिन जब वो एग्जीक्यूट करने की बारी आए तो वो सारे जो भी एप्लीकेशंस होती है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स जो हम कहते हैं ना कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को कंपाइल करते हैं, देन एप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इनटू नेटिव कोड, और वो नेटिव कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट होता है, ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक कि जो हमें .NET फ्रेमवर्क के अंदर ही कंसिडर करना है, राइट। ओके, अबाउट दैट, ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन सा ब्लॉक आता है, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। अगेन आई रिपीट, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो ब्लॉक आता है दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, जिसे हम CLR कहते हैं। अगेन आई रिपीट, जिसे हम CLR कहते हैं। ओके, इफ वी टॉक अबाउट CLR, तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो CLR हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, memory management, thread management, exception management, security management, right? There are many other roles that are played by CLR. वो obviously हम detail में देखेंगे because that is also one topic within the unit number 1 of your syllabus, right? But हम ऐसा कह सकते हैं that CLR is a runtime environment. It provides us runtime environment ताकि हम हमारा code execute कर सके. Again I repeat, ताकि हम हमारा code execute कर सके, right? So that is very important thing we need to consider regarding CLR. Okay. Now over here, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अगर हम ये डायग्राम की बात करें, देन ये जो सारी लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे लिखी है, राइट, दिस लैंग्वेजेस आर द लैंग्वेजेस दैट आर सपोर्टेड बाय .NET फ्रेमवर्क। मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम .NET फ्रेमवर्क का यूज करके कोई भी टाइप की एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, देन वी हैव टू राइट द सोर्स कोड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, और वो सोर्स कोड हम ये पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का यूज करके लिख सकते हैं। दैट इज VB है, C# है, C++ है, COBOL है, PHP है, राइट। मतलब ऐसी कोई भी लैंग्वेज की जो .NET फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, वैसी कोई भी लैंग्वेज का यूज करके हम एप्लीकेशन के रिलेटेड सोर्स कोड लिख सकते हैं, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट, .NET फ्रेमवर्क के अंदर अगर हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वहां पे, राइट, जो सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, जो सोर्स कोड होता है वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट सोर्स कोड इज कंपाइल्ड इनटू MSIL. Again, I repeat, that particular source code of any application within .NET framework is compiled into MSIL.
right? And this compilation is done with the help of language specific compiler. Again I repeat, this compilation is done with the help of language specific compiler, राइट सो एक बार लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके ये जो सोर्स कोड है कि जो हमने कोई भी लैंग्वेज के अंदर लिखा है, राइट, वो सोर्स कोड MSIL लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। फुल फॉर्म ऑफ MSIL इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। मतलब वो MSIL के अंदर कन्वर्ट होता है एंड आफ्टर दैट पर्टिकुलर कोड इज प्रोवाइडेड टू CLR। Again, I repeat, that particular code is provided to CLR for the execution. मतलब CLR को सिर्फ MSIL लैंग्वेज ही समझ में आती है। अगर हम उसे ये सोर्स कोड की जो भी लैंग्वेजेस है, अगर हम वो लैंग्वेज का कोड CLR को दे देंगे, then CLR will not able to determine that particular code. CLR will not able to recognize that particular code. राइट सो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम CLR का यूज करके एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन, देन उसे हमें कौन सा कोड प्रोवाइड करना पड़ेगा? MSIL कोड उसे प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो व्हाट CLR विल डू विद द हेल्प ऑफ JIT कंपाइलर के जो CLR के अंदर अवेलेबल है, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल MSIL को वो नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड आफ्टर दैट द एग्जीक्यूशन ऑफ द एप्लीकेशन विल स्टार्ट। अगेन आई रिपीट, उसके बाद एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसेस कि CLR कैसे वर्क करता है, राइट, ओके। नाउ इफ वी टॉक अबाउट MSIL, बिकॉज मैंने आपको बताया दैट MSIL इज द लैंग्वेज के जिसके अंदर जो भी सोर्स कोड होते हैं विच वी हैव रिटन विद इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वो कंपाइल होके MSIL के अंदर कन्वर्ट होता है, right? And that particular code is written in intermediate language. Again, I repeat, MSIL is known as intermediate language, right? Okay. Now, हमें MSIL के अंदर जो भी सिंटेक्स है उसके रिगार्डिंग हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगेन आई रिपीट, MSIL के अंदर जो भी सिंटेक्स है उसके रिगार्डिंग हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो कंपाइलेशन हमें नहीं करना है। अगेन आई रिपीट, वो कंपाइलेशन हमें नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो ऑब्वियसली अगर वो ऑटोमेटिक कंपाइलेशन होता है तो वहां पे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि MSIL के अंदर ओके अगर हमें कोई कोड लिखना है तो उसके अंदर क्या सिंटेक्स होगी, क्या सारी चीज होगी, राइट, हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड एक बार ये MSIL के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन दैट पर्टिकुलर कोड इज सेंड टू CLR, राइट। और CLR क्या करेगा? ऑब्वियसली उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेगा जिसे हम नेटिव लैंग्वेज कहते हैं, नेटिव कोड कहते हैं, राइट। एंड एक बार वो मशीन लैंग्वेज या फिर नेटिव कोड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन इट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन द होस्ट मशीन। In short, we can say that MSIL is the managed code, right, which is targeted to CLR, which is understandable to CLR, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं MSIL का जो कोड है वो उस हिसाब से बनाया गया है कि जो CLR को समझ में आए, right? That's why this particular language, that is Microsoft Intermediate Language, या फिर हम उसे Common Intermediate Language या फिर Assembly Intermediate Language या फिर सिर्फ Intermediate Language भी कह सकते हैं, it is just to be used for CLR, वो CLR के रिलेटेड ही बनाई गई है, राइट, ओके। नाउ अगर हम CLR को थोड़ा बहुत डिटेल में देखें, देन ऑब्वियसली इट इज द हार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क। अगेन आई रिपीट, इट इज द हार्ट ऑफ .NET फ्रेमवर्क, बिकॉज आपके .NET फ्रेमवर्क के अंदर अगर CLR नहीं होगा तो आपकी कोई भी एप्लीकेशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। दो यू विल एबल टू डेवलप द एप्लीकेशन बाय यूजिंग द IDE, दैट इज विजुअल स्टूडियो, बट आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे बिकॉज वहां पे CLR अवेलेबल नहीं होगा, राइट। सो वी कैन से दैट इट इज जस्ट इट इज एन इंजन कि जिसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। इसीलिए तो मैंने आपको बोला दैट इट इज ऑल्सो नोन एज रन टाइम एनवायरमेंट। वो हमें रन टाइम एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है कि जिसका यूज करके हम हमारी एप्लीकेशन को कंपाइल एंड रन कर सके, राइट। अगेन ये जो भी मतलब जो कन्वर्जन दैट इज लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर का यूज करके जो कंपाइलेशन होता है, इट इज डन विद इन MSIL फॉर्मेट, और वो MSIL फॉर्मेट को हम PE फाइल भी कह सकते हैं, दैट इज पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल,
अगेन आई रिपीट, पीई फाइल का मीनिंग ये होता है दैट इज पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये MSIL फाइल ऐसी होती है कि हम कोई भी मशीन के ऊपर उसे ले जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो वो होगी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट? ओके, नाउ अगर हम MSIL का यूज करते हैं, that's why we can say that it makes .NET as a language independent. Again I repeat, MSIL की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं that it makes .NET as a language independent. Because अभी अभी हमने ये डायग्राम के अंदर देखा कि हम सोर्स कोड तो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज करके लिखते हैं, फिर भी हम ऐसा कहते हैं कि .NET फ्रेमवर्क को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सोर्स कोड हमने कौन सी लैंग्वेज में लिखा है। .NET फ्रेमवर्क को तो सिर्फ यही फर्क पड़ता है कि अगर वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का लैंग्वेज स्पेसिफिक कंपाइलर .NET फ्रेमवर्क के साथ सपोर्टेड है, राइट? तो वो आसानी से वो सोर्स कोड को MSIL के अंदर कन्वर्ट कर देगा एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज JIT compiler, right, which is present in CLR to convert that particular MSIL code into the native code. और जब तक वो पर्टिकुलर कोड नेटिव कोड में कन्वर्ट नहीं होता है, obviously it will not get executed on operating system. So it is again important to convert MSIL code into the native code ताकि वो CLR का यूज करके या फिर मोर प्रिसाइज जो JIT compiler है कि जो CLR के अंदर अवेलेबल है, कंपाइलेशन होने के बाद वो रन टाइम एनवायरमेंट का यूज करके उसे एग्जीक्यूट कर सके, right? So that is very important thing we need to remember over here. आप हम ऐसा हमेशा कहते हैं कि ओके, .NET के अंदर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोवाइड करता है एंड देयर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स, बट वो क्यों ऐसा है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंसी वो क्यों प्रोवाइड करता है, राइट? सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कंसिडर ओवर here. And along with that, CLR also supports component based programming. Again I repeat, CLR also supports component based programming. मतलब हम कोई भी external component का भी use कर सकते हैं to develop the application within .NET framework, because CLR को सिर्फ फर्क क्या पड़ता है, जो भी कंपोनेंट है, ओके, अगर वो MSIL में कन्वर्ट हो जाता है वो उसे समझ में आ जाएगा, राइट? ओके, नाउ after CLR, the next block within .NET framework is base class library. Again I repeat, CLR के ऊपर जो block है that is base class library. As the name says, it is a library. More precise, it is a class library, right? And if we are saying that it is a class library, means it uses object-oriented concepts. Again I repeat, अगर हम ऐसा कहते हैं कि BCL that is base class library या फिर FCL that is framework class library, it is a library, right, कि जो .NET framework के अंदर अवेलेबल है और वो लाइब्रेरी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकती है। Again I repeat, वो लाइब्रेरी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकती है and this library is created with the help of classes. Again I repeat, this library is created with the help of classes. और क्लासेस क्या है? क्लास का मीनिंग क्या होता है? ऑब्वियसली क्लास हम क्यों यूज करेंगे? टू एनकैप्सुलेट द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, राइट? अगर हमें डेटा मेंबर एंड उसके रिगार्डिंग जो फंक्शंस है वो हमें एक ही यूनिट के अंदर कंबाइन करके रखना है, तो वहां पे हम क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे, राइट? और ये जो हम फंक्शन की बात करते हैं वो फंक्शंस किसके रिगार्डिंग होंगे? ऑब्वियसली द फंक्शनैलिटीज दैट वी वांट टू परफॉर्म विद इन आवर एप्लीकेशन। फंक्शनैलिटीज क्या हो सकती है? डेटाबेस इंटरेक्शन हो सकता है, अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल रीड एंड राइट करनी है, या फिर हमें कोई XML डॉक्यूमेंट के साथ इंटरेक्ट करना है, इवन दो इफ वी वांट टू रेंडर द ग्राफिक्स विद इन आवर एप्लीकेशन, तो वहां पे भी हमें ये लाइब्रेरी चाहिए होगी एंड ये लाइब्रेरी के अंदर ऐसे क्लासेस अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम ये सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? एंड एज आई हैव सेड, BCL का नेचर क्या है? ऑब्वियसली द नेचर ऑफ BCL इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट? वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स का यूज करके पूरी लाइब्रेरी बनाई गई है एंड दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज बेस क्लास लाइब्रेरी, बिकॉज वो क्लासेस के टर्म्स में अवेलेबल है, राइट? ओके, नाउ अबाउट दैट,
BCL के ऊपर कौन सा ब्लॉक आता है, दैट इज ADO.NET एंड XML, कि जिसे हम डेटा एक्सेस लेयर B कहते हैं, बिकॉज ADO.NET का यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से इट प्रोवाइड अस द लेयर, कि जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के बाद हम डेटा को रिट्राइव करके उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ADO.NET, और मोर प्रिसाइज विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा एक्सेस लेयर, right, we can say that we can access relational databases, right, and it also provides disconnected data model. Again I repeat, it also provides disconnected data model, right, and along with that it also works with XML. वो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, because जो हमारा ADO.NET का आर्किटेक्चर है उसके अंदर disconnected part में XML connected है, right, so obviously it works with XML. Okay, now what is ADO.NET? We can say that ADO.NET is a set of components के जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। Again I repeat, हम ऐसा कह सकते हैं that ADO.NET is a set of components के जिसका यूज करके हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। Means we can say it uses, means हम ADO.NET का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, to access the data and the services which are provided through that particular architecture, right? And along with that, ADO.NET can also be considered as a part of BCL. Again I repeat, ADO.NET can also be considered as a part of BCL. क्यों हम ADO.NET को BCL का part consider करेंगे? Because ADO.NET is also available in terms of classes. ADO.NET is also available in terms of library, और वो library is the part of BCL. Again I repeat, वो library is the part of BCL. That's why we can say that this ADO.NET is a part of BCL. हमें पता है कि ADO.NET के अंदर, मतलब अगर हमें ADO.NET आर्किटेक्चर का यूज करना है to interact with the database, then we have to use the classes that are available in the ADO.NET architecture, or more precise the classes that are for ADO.NET architecture, right? अगर हमें SQL सर्वर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे हम SQL कनेक्शन, SQL कमांड, SQL डेटा रीडर, SQL डेटा एडाप्टर, वो सारे क्लासेस का यूज करेंगे। अगर हमें एक्सेस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे हम वो सारे क्लासेस का यूज करेंगे जो OLADB के साथ अवेलेबल होते हैं, right? So these are the different things which are available with the help of this ADO.NET architecture, and it is available in terms of classes. और वो किसका पार्ट है? It is a part of base class library, or we can also say it is a part of framework class library, right? Now, this ADO.NET consists of two parts. First is data provider and second is data set. Again, I repeat, ADO.NET consists of two parts, that is data provider and data set. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं that is connected disconnected architecture, right? Connected part and disconnected part. अगर हम डेटा प्रोवाइडर की बात करें या फिर कनेक्टेड पार्ट की बात करें, देन वी कैन से दैट वहां पे कनेक्शन है, कमांड है, पैरामीटर है, डेटा एडाप्टर है, डेटा रीडर है, ट्रांजैक्शन है, वो सारे डिफरेंट थिंग्स वहां पे अवेलेबल है. एंड इफ वी टॉक अबाउट डेटा सेट, तो डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल एंड डेटा रिलेशन. और अगर हम डेटा टेबल की बात करें तो वहां पे कॉलम्स, रोज, कंस्ट्रेंट्स, वो सारे कलेक्शंस अवेलेबल है, राइट? सो दिस इज the important thing regarding ADO.NET which we need to remember over here, right? Okay, all right. Now above that there are two another blocks, that is Windows Forms and the second is Web Forms and Web Services. Again I repeat, above ADO.NET there are two another blocks, that is Windows Forms and the second block is that is Web Forms and Web Services. कहाँ पे हम ये सारी चीज यूज करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो वहां पे हम विंडोज फॉर्म्स यूज करेंगे. एंड अगर हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है या फिर वेब सर्विस बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो वहां पे हम ASP.NET के अंदर वेब फॉर्म्स एंड वेब सर्विसेज का यूज करेंगे. इन शॉर्ट, इफ वी वांट टू क्रिएट द फ्रंट एंड पार्ट, या फिर हम जिसे यूजर इंटरफेस कहते हैं या फिर हम जिसे GUI कहते हैं, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट? तो वहां पे हम ये वेब फॉर्म्स, विंडोज फॉर्म्स, वेब सर्विसेज, ऑल दैट काइंड ऑफ ब्लॉक्स हम वहां पे यूज करेंगे, राइट? ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विन फॉर्म्स, या फिर हम जिसे विंडोज फॉर्म्स कहते हैं. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी विन फॉर्म्स या फिर हम जिसे विंडोज फॉर्म्स कहते हैं, राइट? ओके, नाउ
विन फॉर्म्स हम कहाँ पे यूज करेंगे? ऑब्वियसली अगर हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, मोर प्रिसाइज विंडोज डेस्कटॉप एप्लीकेशन हमें क्रिएट करनी है, तो वहां पे GUI क्रिएट करने के लिए, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम ये विन फॉर्म्स या फिर विंडोज फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस विन फॉर्म्स, विन फॉर्म्स हमें क्या प्रोवाइड करेगा? It will provide us an integrated and unified way to develop the GUI. Again, I repeat, it will provide us the integrated and unified way to develop the GUI. GUI का मीनिंग क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इन शॉर्ट, अगर हमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के रिलेटेड यूजर इंटरफेस अगर हमें क्रिएट करना है, तो वहां पे हम ये विन फॉर्म्स का यूज करेंगे. क्यों? बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड वे. इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड वे का मीनिंग क्या होता है? वो हमें एक ऐसा कंटेनर प्रोवाइड करता है कि जिसके ऊपर हम बाकी सारे कंट्रोल्स को एक जगह पे गैदर करके, इंटीग्रेट करके हम एक पूरा कंटेनर जैसा बना सकते हैं. एंड वो कंटेनर विल एक्ट एज अ फॉर्म कि जो हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं. एंड वो सारे फॉर्म्स एक साथ वर्क कर सकते हैं, राइट? हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के ऊपर माइग्रेट भी कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग कि जो हमें ये विन फॉर्म्स के रिगार्डिंग अवेलेबल होगा. एंड we also know that okay, if we want to develop user interface, विंडोज एप्लीकेशन के अंदर अगर हमें यूजर इंटरफेस डेवलप करना है, then we have a rich variety of controls, राइट? बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं. और हम ये यूजर इंटरफेस किसका यूज करके क्रिएट करेंगे? ऑब्वियसली विन फॉर्म्स. बिकॉज अगर हमारे पास विंडोज फॉर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हम कंट्रोल्स कहाँ पे प्लेस करेंगे? कंट्रोल्स को प्लेस करने के लिए वी नीड अ कंटेनर. एक कंटेनर होना चाहिए. हम हवा में तो कंट्रोल प्लेस नहीं कर सकते और हवा में तो हम यूजर इंटरफेस डेवलप नहीं कर सकते. सो दैट्स व्हाई दिस विन फॉर्म्स या फिर विंडोज फॉर्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जब हमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करनी है, राइट? बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग कि जिसके ऊपर हम सारे कंट्रोल्स प्लेस करके हम यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं. और वो सारे कंट्रोल्स कौन से हैं? ऑब्वियसली जो कॉमन कंट्रोल्स है, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, चेक बॉक्स, या फिर कंटेनर कंट्रोल्स है, ग्रुप बॉक्स, पैनल, देन फ्लो लेआउट कंट्रोल, टेबल लेआउट कंट्रोल, या फिर दूसरे जितने भी कंट्रोल्स है, इवन डेटा कंट्रोल्स, राइट? वो सारे कंट्रोल्स को अगर हमें यूज करना है, देन देयर इज ओनली वन थिंग, वन कंटेनर के जो हमें यूज करना पड़ेगा, दैट इज विंडोज फॉर्म्स या फिर विन फॉर्म्स, right? If we want to develop, obviously if we want to develop Windows desktop application, right? Okay, now if we want to develop web based application, again I repeat, next is web forms. And वो कहाँ पे use होंगे? If we want to develop web based application, then obviously it will provide tools to develop that web based application, and this web forms are the parts of ASP.NET. Again I repeat, this web forms are the parts of ASP.NET. Why? Because it provides us the form engine. Again I repeat, it provides us the form engine कि जिसका यूज करके हम ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं. Again I repeat, वेब फॉर्म्स हम एक ऐसा टूल कह सकते हैं कि जिसका यूज करके हम ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस को डेवलप कर सकते हैं. बिकॉज हमें पता है कि अगर हम वेब एप्लीकेशन की बात करें तो वेब एप्लीकेशन कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, या फिर मोर प्रिसाइज हम वेब एप्लीकेशन को कहाँ पे रेंडर करेंगे? ऑब्वियसली ब्राउजर के अंदर रेंडर करेंगे. सो जो भी यूजर इंटरफेस हम डेवलप करेंगे वो वेब ब्राउजर बेस्ड होना चाहिए. एंड ब्राउजर बेस्ड यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए हम वेब फॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, जिसे हम वेब पेजेस कहते हैं. अगेन आई रिपीट, वेब फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं? वेब पेजेस कहते हैं, विच इज विद इन अवर वेब एप्लीकेशन, राइट? ओके, now this web form again consists of two parts. First is template and second is component. Again I repeat, this web forms consist of two parts. First is template and second is component. Now what is template? अगर हम GUI की बात करें, right? Again I repeat, अगर हम GUI की बात करें regarding our web page, then that is considered as a template, राइट? एंड उसके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली HTML बेस्ड लेआउट इंफॉर्मेशन होगी, बिकॉज हमें वहां पे क्या बनाना है? डिजाइनिंग करनी है या फिर लेआउट डिजाइन करना है कि जिसके अंदर हम हमारे जो भी कंटेंट है वो वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कर सके.
So the template is GUI, right, that is graphical user interface regarding the web page. And वो template के अंदर क्या होगा, obviously HTML based layout information होगी कि जिसका यूज करके हम layout provide करेंगे ताकि हम हमारे web page के content को display कर सके, right. Second part is component. Obviously कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, द बिजनेस लॉजिक, मतलब हम जो भी कंट्रोल्स यूज करते हैं या फिर जो भी हम वेब पेज बनाते हैं उसके पीछे जो एक्चुअल लॉजिक होता है, उसके पीछे जो हम एक्चुअल कोडिंग करते हैं, राइट, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट फॉर वेब पेजेस या फिर फॉर वेब फॉर्म्स, राइट. मतलब अगर हम बिजनेस लॉजिक की बात करें देन दैट बिजनेस लॉजिक पार्ट इज कंसिडर्ड एज अ कंपोनेंट, right. That's why we can say that is web form or web pages are divided into two parts, that is template and component. टेम्पलेट जिसे हम सिंपल टर्म्स में प्रेजेंटेशन लेयर भी कह सकते हैं या फिर डिजाइनिंग भी कह सकते हैं कि जो हमें लेआउट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. एंड कंपोनेंट मीन्स इट इज अ लॉजिक, मोर प्रिसाइज इट इज अ बिजनेस लॉजिक. वी कैन ऑल्सो से द एक्चुअल कोडिंग बिहाइंड द कंट्रोल्स, राइट. ओके, नाउ another component is web services, right. Obviously हमने web services को डिटेल में ऑलरेडी 5th यूनिट के अंदर देखा है, right. But as it is a component of .NET framework तो हम यहाँ पे उसे रिवाइज कर लेते हैं. So अगर हम web services की बात करें then what is web service? We can say they are a small unit of code. क्यों हम small unit of code उसे क्यों कहेंगे? Because they are designed to handle limited set of tasks, right. अगर हमें इंसर्ट करना है, राइट, तो उसके रिगार्डिंग हम एक सर्विस क्रिएट करेंगे. अगर अपडेट करना है तो उसके रिगार्डिंग हम एक सर्विस डिजाइन करेंगे. अब डिलीट करना है तो उसके रिगार्डिंग हम एक सर्विस डिजाइन करेंगे. इवन इफ यू वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट, डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो उसके रिगार्डिंग भी हम एक सर्विस डेवलप कर सकते हैं. इन शॉर्ट लिमिटेड सेट ऑफ टास्क करने के रिलेटेड या फिर लिमिटेड सेट ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए, राइट, हम जो स्मॉल यूनिट ऑफ कोड डेवलप करते हैं वी कैन ट्रीट दैट पर्टिकुलर थिंग एज अ वेब सर्विस. Again I repeat, we can treat that particular thing as a web service. Means we can say they are the small programmable components which are used to handle limited set of tasks. Okay, अब ये वेब सर्विसेज क्या यूज करेगा? Obviously it use XML based communicating protocols, राइट. बिकॉज मैंने आपको हर बार कहा है कि अगर आपको नेटवर्क के ऊपर आपके डेटा को ट्रांसफर करना है, नेटवर्क के ऊपर आपके डेटा को ट्रांसमिट करना है, देन XML इज द बेस्ट लैंग्वेज. अगेन आई रिपीट, XML इज द बेस्ट लैंग्वेज बिकॉज XML इज द लैंग्वेज की जिसे कोई भी फायरवॉल, इवन फायरवॉल भी उसे रेजिस्ट नहीं करता है, फायरवॉल भी उसे प्रोहिबिट नहीं करता है. मतलब ऐसे कम्युनिकेटिंग प्रोटोकॉल्स की जो XML बेस्ड है वैसे प्रोटोकॉल्स हम वेब सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम उसे यूज करेंगे, राइट. एंड along with that they are independent of operating system and programming languages. क्यों it is independent of operating system and programming languages? Though we are developing web service with the help of some programming language, right. हमें पता है, हमने भी डेवलप की है वेब सर्विस, और हमने जो वेब सर्विस डेवलप की है वहां पे हमने VB लैंग्वेज का यूज किया था, राइट. नो डाउट ASP.NET था, लेकिन ASP.NET के पीछे जब हमें बिजनेस लॉजिक लिखना है तो वहां पे हम VB लैंग्वेज का यूज करते हैं, राइट. ओके, सो दो वी हैव रिटन सोर्स कोड इन VB लैंग्वेज, राइट, लेकिन एक बार वो कंपाइल होती है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू XML. अगेन आई रिपीट, एक बार वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कंपाइल होती है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू XML, राइट. और XML एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो भी मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. अगेन आई रिपीट, XML इज द लैंग्वेज कि जो कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. इसीलिए तो मैं आपको हर बार कहती हूँ कि अगर आपको आपके डेटाबेस के डेटा भी अगर आपको ट्रांसफर करने हैं ओवर द नेटवर्क तो आप XML में कन्वर्ट करके उसे ट्रांसफर करोगे देन इट विल बिकम easier for you to transmit and it will be easy for the machine, right, to accept that particular data, right. Okay, and XML की बात करें, web service की बात करें, then we can say it is used to connect system, devices and people. Again I repeat, we can say it is used to connect system, devices and people, right. Okay, so that is a brief
regarding web service. Now the standards that are used within web service, right? कौन कौन सी चीज हम वेब सर्विस के अंदर यूज करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है कि अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे रिगार्डिंग वेब सर्विस तो वहां पे हम वेब सर्विस अच्छी तरह से डेवलप नहीं कर सकते, राइट? ओके, सो व्हाट इज दैट थिंग? सो फर्स्ट इज इंटरनेट स्टैंडर्ड्स, राइट? कि जो हम यूज करेंगे, कौन कौन से इंटरनेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, राइट? अगर हमें कम्युनिकेट करना है, राइट? मीन्स अगर हमें वहां पे डेटा को ट्रांसफर करना है, राइट? कम्युनिकेट करना है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे हमें एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है, राइट? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि ओके, अगर हमें वेब सर्विस को क्रिएट करने के बाद उसे एक जगह पे रखना है कि ताकि दूसरी सारी एप्लीकेशंस उसे यूज कर सके, राइट? सो वहां पे हम कौन से इंटरनेट स्टैंडर्ड्स का यूज करेंगे? फर्स्ट इज HTTP, राइट? ऑब्वियसली इट इज अ प्रोटोकॉल कि जिसका यूज करके हम कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट इज XML, ऑब्वियसली इट इज अ लैंग्वेज के जिसका यूज करके हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज SOAP, इट इज अ प्रोटोकॉल, राइट? कि जिसका यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. UDDI, दैट इज यूनिवर्सल डिस्क्रिप्शन डिस्कवरी एंड इंटीग्रेशन, वी कैन से इट इज अ डायरेक्टरी सर्विस कि जहां पे हम हमारी वेब सर्विस को होस्ट करेंगे या फिर वेब सर्विस को वहां पे हम प्लेस करेंगे. And the last is WSDL, that is Web Service Description Language, means it is an actual XML file of the web service, right? कि जिसके अंदर सारी वेब सर्विसेज कन्वर्ट होती है, right? Okay, वन बाय वन हम ये सारे जो भी इंटरनेट स्टैंडर्ड्स है वो थोड़ा बहुत उसके रिलेटेड ब्रीफ देख लेते हैं, राइट? ओके, सो द फर्स्ट इज HTTP, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हमें पता है कि अगर हमें, राइट, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर ऐसा कोई स्टैंडर्ड यूज करना है कि जिसका यूज करके हम कोई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करें या फिर वेब एप्लीकेशन के रिलेटेड हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर करे, तो वहां पे हमें ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा. मीन्स वी कैन से इट इज यूज फॉर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट, राइट? लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ओके, HTTP इज द प्रोटोकॉल कि अगर हमें ऐसे डेटा को ट्रांसफर करना है कि जहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन अगर हमें सेंसिटिव डेटा को ट्रांसफर करना है, राइट, तो वहां पे हमें HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज XML. XML का फुल फॉर्म आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, राइट? कहाँ पे यूज करेंगे? वी कैन से इट इज अ स्टैंडर्ड कि जिसका यूज, मतलब जिसका यूज करके हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं ओवर द नेटवर्क, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ऑल द टाइम कि ओके, XML इज अ वेरी गुड लैंग्वेज अगर आपको आपके डेटा को एक्सचेंज करना है, कैरी करना है या फिर ट्रांसफर करना है ओवर द नेटवर्क, राइट? ओके, नेक्स्ट इज SOAP, दैट इज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. वी कैन से इट इज अ लाइट वेट प्लेटफॉर्म, राइट? कि जिसका यूज करके हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. मीन्स इट अलाउज प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट, राइट, विद द हेल्प ऑफ HTTP protocol. But the most important part is that it is language neutral communication protocol. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी लैंग्वेज में कौन सा डेटा है, क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है. It is language neutral communication protocol, राइट? मतलब वो कोई भी लैंग्वेज के डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, कोई भी लैंग्वेज के डेटा को वो हैंडल कर सकता है, एंड इट विल अलाउज प्रोग्राम्स टू कम्युनिकेट, राइट? सो दैट इज SOAP, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल. Okay, next is WSDL, that is Web Service Description Language. We can say obviously it is a XML based language, right? और वो हम कहाँ पे यूज करेंगे? To define web service and to describe that particular web service. मतलब अगर हमें कोई वेब सर्विस को एक्सेस करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम ये WSDL का यूज करेंगे, दैट इज वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज का हम यूज करेंगे. एंड ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, राइट, कि जब भी हमें कोई भी एप्लीकेशन को, राइट, वेब सर्विस को, मोर प्रिसाइज बिकॉज हम यहाँ पे वेब सर्विस की बात कर रहे हैं, राइट? सो कोई भी वेब सर्विस को अगर आपको
दैट इज ऐसे टर्म्स में कन्वर्ट करना है कि कोई भी पर्सन अराउंड द ग्लोब राइट उसे एक्सेस कर सके। तो आपकी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है कि जिसका यूज करके आपने वो वेब सर्विस बनाई है, ऑब्वियसली वो लैंग्वेज के अंदर कोई भी पर्सन उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। योर वेब सर्विस इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द XML लैंग्वेज। Again, I repeat, your web service is to be converted into XML language. Then only it will able to, means the people will able to access your web service, right? And जो आपकी वेब सर्विस मतलब आपका जो सोर्स कोड होता है वेब सर्विस के रिलेटेड, वो जो पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ऑब्वियसली डॉटनेट के अंदर वो ऑटोमेटिक हो जाता है। सो दैट लैंग्वेज इज नोन एज विजडेल। और वो विजडेल किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन XML लैंग्वेज, right? Okay. Another standard is UDDI, that is Universal Description, Discovery and Integration. जैसे मैंने अभी आपको बताया that it is a directory service, right? कि जहां पे सारे businesses अपनी वेब सर्विस को रजिस्टर करते हैं एंड दूसरे बिजनेसेस के जिन्हें वो पर्टिकुलर वेब सर्विस को यूज करना है वो वहां पे आके उसे सर्च करते हैं। मीन्स वी कैन से इट इज अ वन रिपोजिटरी ऑफ ऑल दी वेब सर्विसेज कि जहां पे सारे बिजनेसेस खुद की वेब सर्विसेज को रजिस्टर करवाते हैं एंड दूसरे सारे बिजनेसेस वो वेब सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए राइट वही डायरेक्टरी सर्विस के अंदर या फिर वही रिपोजिटरी के अंदर वो उसे सर्च करते हैं, राइट? सो दैट्स वाई अगर हम चाहते हैं कि हमने जो वेब सर्विस डेवलप की है वो डिस्कवरेबल रहे, मतलब दूसरे बिजनेसेस उसे फाइंड कर सके, राइट? तो वो हमें ये डायरेक्टरी सर्विस दैट इज UDDI के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। और दूसरे सारे बिजनेसेस को भी पता है, दूसरी सारी वेब एप्लीकेशंस को भी पता है कि अगर हमें कोई भी वेब सर्विस चाहिए, राइट, अगर हमें कोई भी वेब सर्विस को एक्सेस करना है तो हमें यही डायरेक्टरी सर्विस के अंदर जाके उसे सर्च करना पड़ेगा, राइट? So that's why again UDDI is very important term regarding web service, right? Okay, so we have completed what is operating system block, CLR that is common language runtime, BCL base class library, ADO.NET, Windows forms, web services, right? These are the different blocks के जो हमने already complete कर दिए। Now जैसे मैं हर बार आपको कहती हूँ that .NET is a framework, but .NET supports many programming languages. .NET supports multiple programming languages. And हम एक ही प्रोजेक्ट या फिर एक ही एप्लीकेशन के अंदर more than one language का यूज करके भी कोडिंग कर सकते हैं। So there are many different languages which are supported by .NET framework. और वो ब्लॉक आप यहाँ पे ये ब्लू कलर के अंदर देख सकते हो। दैट इज C++ है, C# है, VB है, J# है, राइट? देयर आर मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस दैट आर सपोर्टेड बाय .NET फ्रेमवर्क। बट हाउ दिस हैज बिकम पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है कि .NET फ्रेमवर्क इतनी सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर सके? It is because of the block that is common language specification. Again, I repeat, it is because of the block that is common language specification. It is over here, right? ये common language specification की वजह से ये particular thing possible हुई है कि हम .NET framework के अंदर बहुत सारी different languages का use करके source code लिख सकते हैं, right? Okay. Now, what is CLS? That is common language specification. Obviously, ऐसे rules and ऐसे constraints, right, जो लिखे गए हैं .NET फ्रेमवर्क के अंदर जो दूसरी सारी लैंग्वेजेस को फॉलो करने हैं अगर वो लैंग्वेज को .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल रहना है। अगेन आई रिपीट, वी कैन से दैट CLS आर द सेट ऑफ रूल्स या फिर कंस्ट्रेंट्स कि जो सारी लैंग्वेजेस को फॉलो करने पड़ेंगे, राइट, अगर उन्हें .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपैटिबल रहना है। That's why we can say that it supports unification and interoperability. Again, I repeat, that's why we can say that it supports unification and interoperability. मैंने अभी आपको बताया कि एक ही अगर एप्लीकेशन होती है तो वो एक एप्लीकेशन के अंदर भी हम मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज करके हम वहां पे सोर्स कोड लिख सकते हैं। अगर हम एक एप्लीकेशन की बात करें तो हमें पता है कि वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं और वो सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं।
तो ये सारी चीज कैसे पॉसिबल है? ऐसा तो नहीं है कि ओके एक ही एप्लीकेशन के अंदर हम VB का कोड लिखेंगे तो वो अलग तरह से ट्रीट होगा, C# का कोड लिखेंगे तो वो अलग तरह से ट्रीट होगा। नो, दैट इज नॉट द केस। लेकिन ये ऐसा पॉसिबल क्यों हुआ? वहां पे क्यों ऐसा यूनिफिकेशन है कि सारी लैंग्वेजेस इज ट्रीटेड एज सेम? बिकॉज वहां पे ये CLS फॉलो होता है एंड CLS के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंस्ट्रेंट्स है कि सारी लैंग्वेजेस को कंसिडर करने हैं अगर उन्हें .NET फ्रेमवर्क के साथ कंपेटेबल रहना है, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लेवल्स के जो माइक्रोसॉफ्ट ने डिफाइन किए हैं रिगार्डिंग CLS. 3 levels are, that is compliant provider, consumer and extender. Again I repeat, there are 3 levels of CLS की जो Microsoft ने define किए हैं, that is compliant provider, consumer and extender. Now as the name says, provider, consumer and extender. Provider का meaning क्या होता है? Obviously the language must provide something to another languages. Consumer means obviously your language must be able to consume the classes or the libraries that are within other languages. And extender, not only your language should able to consume the classes, but your language should also able to extend the classes using the inheritance, right? So that's why these 3 terms, that is provider, consumer and extender, are very important regarding CLS, right? Again I repeat, provider का meaning क्या होता है? आपकी लैंग्वेजेस कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकती होनी चाहिए टू अदर लैंग्वेजेस, राइट? ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूसरे लैंग्वेजेस की क्लास लाइब्रेरी को कंज्यूम करो, नो, आपकी लैंग्वेजेस प्रोवाइड भी कर सकती होनी चाहिए। सेकंड इज कंज्यूमर, आपकी लैंग्वेजेस दूसरी लैंग्वेजेस के क्लासेस जो डेवलप हुए हैं, राइट, उन्हें कंज्यूम कर सकती होनी चाहिए। एंड द थर्ड इज एक्सटेंडर, इनहेरिटेंस कंसेप्ट का यूज करके आपकी लैंग्वेज के अंदर जो क्लासेस है, राइट, वो दूसरी लैंग्वेज के क्लासेस एक्सटेंड भी कर सकते होने चाहिए। So these are the 3 levels of CSS that all the languages has to consider, right? If that particular language wants to become compatible with .NET framework, right? Okay. So this is all about the .NET framework कि जिसके अंदर हमने बहुत सारे different blocks देखे, that is operating system, CLR, that is common language runtime, base class library, or it is also known as framework class library, ADO.NET and XML, right? Which is also known as data access layer, Windows forms, right, कि जो हम Windows based application को develop करने के लिए use करते हैं, web services, web forms कि जिसे हम web pages भी कहते हैं, CLS, that is common language specification, and above all multiple languages support. And ये सारी चीज, ये सारे blocks of .NET framework are combined into a single unit, and that unit is known as Visual Studio.NET. Again I repeat, ये सारे blocks एक ही जगह पे combine किए गए हैं within a single unit, and that particular unit is known as Visual Studio.NET, right? Okay. नाउ हमें पता है कि विजुअल स्टूडियो .NET की जो हम बात करते हैं वहां पे सिर्फ IDE अवेलेबल नहीं है, राइट? व्हाट इज IDE? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट कि जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं, राइट? विजुअल स्टूडियो ऐसा सिर्फ IDE प्रोवाइड नहीं करता है, राइट? विजुअल स्टूडियो के अंदर पूरा .NET फ्रेमवर्क का सपोर्ट भी है। अगर हम कहते हैं कि ओके .NET फ्रेमवर्क का सपोर्ट है, मींस वी कैन से कि ये सारे ब्लॉक्स वहां पे सपोर्टेड है, राइट? मतलब वहां पे वो रन टाइम एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करता है। अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो वहां पे एक डेटाबेस का सपोर्ट भी अवेलेबल है, दैट इज SQL सर्वर डेटाबेस, राइट? वहां पे SQL सर्वर डेटाबेस का सपोर्ट इंटरनली अवेलेबल है विद इन विजुअल स्टूडियो, नो डाउट। मैं ऐसा नहीं कहती कि हम सिर्फ SQL सर्वर डेटाबेस के साथ ही इंटरेक्ट कर सकते हैं, नो, हमारे पास ऐसी लाइब्रेरीज अवेलेबल है कि कोई भी डेटाबेस के साथ हम इंटरेक्ट कर पाएंगे। बट द वन टाइप ऑफ डेटाबेस कि जो विजुअल स्टूडियो के अंदर जो सपोर्टेड है, एंड दैट इज SQL सर्वर डेटाबेस, राइट? ओके, सो अगर हमें कोई एप्लीकेशन को डेवलप करना है तो उसके रिलेटेड जो सारी चीज की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें विंडोज एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो विंडोज एप्लीकेशन के रिगार्डिंग हमें क्या चाहिए? विंडोज फॉर्म्स चाहिए,
राइट। क्यों विंडोज फॉर्म्स चाहिए? बिकॉज दे एक्ट एज अ कंटेनर के जिसका यूज करके हम कंट्रोल्स को उसके ऊपर प्लेस कर सके, एंड कंट्रोल्स को प्लेस करने के बाद वी कैन डेवलप द यूजर इंटरफेस, राइट। और वो कंट्रोल्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ऑब्वियसली टूल बॉक्स में से हमें वो कंट्रोल्स मिलते हैं, और वो टूल बॉक्स के अंदर जो भी कंट्रोल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली डॉटनेट फ्रेमवर्क की लाइब्रेरी में से वो कंट्रोल्स आते हैं, राइट। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि एक ही जगह पे, एक ही यूनिट के अंदर सारी चीज अवेलेबल है हमारे पास। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक टाइप की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बात की। ओके, वही एप्लीकेशन को एक बार डेवलप करने के बाद अगर हमें उसे एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़े तो विजुअल स्टूडियो के अंदर ही उसका रन टाइम एनवायरमेंट अवेलेबल है, राइट, कि जिसका यूज करके हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दैट वहां पे स्टॉप नहीं होता है। अगर हमें वो एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट होने के बाद पूरी एप्लीकेशन डेवलप हो जाती है, एंड इफ वी वांट टू डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो उसके रिगार्डिंग भी वहां पे सपोर्ट अवेलेबल है। मीन्स वी विल एबल टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन। डिप्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है? अगर हमें कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कोई मशीन के ऊपर इंस्टॉल करना है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास सेटअप होना चाहिए, और वो सेटअप भी हमें विजुअल स्टूडियो के अंदर एक टेम्पलेट अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का सेटअप डेवलप कर सकते हैं, सेटअप क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमें कोई भी मशीन के ऊपर वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करना है तो हम बहुत ही इजी मैनर के अंदर उसे इंस्टॉल कर सके बाय यूजिंग दैट सेटअप, राइट। सो वो सारी चीज भी विजुअल स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है ना। अब तक मैंने जो बात की वो विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन के रिगार्डिंग बात की। इफ वी टॉक अबाउट वेब एप्लीकेशन, अगेन वी नो कि वेब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ASP.NET का सपोर्ट भी विजुअल स्टूडियो के अंदर अवेलेबल है। वेब फॉर्म्स के जिसे हम वेब पेजेस कहते हैं, राइट, एंड दूसरे बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप कर सके, राइट। अगेन वहां पे भी SQL सर्वर डेटाबेस का सपोर्ट हमारे पास अवेलेबल है। एंड अगर हमें कंट्रोल्स की जरूरत पड़े, ऑब्वियसली कंट्रोल्स तो जरूरी है ही, बिकॉज वी वांट टू डेवलप द यूजर इंटरफेस, नो डाउट हम HTML का यूज करके हम यूजर इंटरफेस डेवलप कर सकते हैं, बट ASP.NET के भी खुद के कंट्रोल्स अवेलेबल है कि जिसका यूज करके हम बहुत ही इजी मैनर में हम टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हैं, या फिर मोर प्रिसाइज हम वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। सो वो सारे कंट्रोल्स अगेन कहाँ पे अवेलेबल है? टूल बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। टूल बॉक्स के अंदर वो कंट्रोल्स कहाँ से आते हैं? डॉटनेट फ्रेमवर्क की क्लास लाइब्रेरी में से आते हैं। इन शॉर्ट, हम जो टाइप की एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वहां पे पूरा IDE क्रिएट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट करेंगे फिर भी हमें कंट्रोल्स विंडोज एप्लीकेशन के ही दिखाई देंगे, नो। अगर हम वेब एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें कंट्रोल्स वेब एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही दिखाई देंगे। अगर हम विंडोज एप्लीकेशन सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे हमें कंट्रोल्स विंडोज एप्लीकेशन के रिगार्डिंग ही दिखाई देंगे, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जिस हिसाब से जो टाइप की एप्लीकेशन हम सिलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो के अंदर वो टाइप का ID वहां पे हमें दिखाई देता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो क्लास लाइब्रेरी की मैं जो आपके साथ बात कर रही हूँ वो क्लास लाइब्रेरी भी सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि VB के रिगार्डिंग क्लास लाइब्रेरी डिफरेंट है, C# के रिगार्डिंग क्लास लाइब्रेरी डिफरेंट है, नो। सारी क्लास लाइब्रेरीज मतलब पूरी क्लास लाइब्रेरी के जो डॉटनेट फ्रेमवर्क के अंदर है वो पूरी लाइब्रेरी सारी लैंग्वेजेस के साथ अवेलेबल है। ओनली द थिंग इज दैट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लैंग्वेज वहां पे सिंटेक्स हमें डिफरेंट मिलेगी, बट फंक्शंस मतलब उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है, वो टास्क जो परफॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ दोज लाइब्रेरीज वो सेम है, right? So this is a very important thing you need to consider over here. The .NET framework is the separate entity. Visual Studio is the separate entity. Database is the separate entity. लेकिन ये सारी चीज एक साथ क्यों अच्छी तरह से वर्क कर सकती है? बिकॉज ये सारी चीज एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है, एंड दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड बाय वन organization, or more precise we can say it is developed by one company. So obviously उसका support, compatibility and सारी चीज बहुत ही वहां पे अच्छी हमें मिलेगी, right? Alright, so students, this was regarding .NET framework, right? And it is topic number 1.2 of your syllabus.
that is unit number 1, right? So still we have 3 minutes. अगर आपको कोई डाउट है, कोई डिफिकल्टी है तो आप मुझे पूछ सकते हो, एंड आफ्टर दैट वी विल एंड अवर लेक्चर.